हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा यूरोप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन की, महत्वपूर्ण क्षेत्र की, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बाल्टिक देश कौन से हैं और बाल्कन देश कौन से हैं, इनमें क्या अंतर है, इसको मैं आपको समझाऊँगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक देशों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं बाल्टिक देश कौन से होते हैं। अब बाल्टिक देश नाम से समझ रहे हैं, बाल्टिक देश है मतलब बाल्टिक सागर के पास के देश हैं। अब इसके लिए आपको बाल्टिक सागर कहाँ है ये पता होना चाहिए। अभी मैप में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि बाल्टिक सागर कहाँ है और बाल्टिक नाम कैसे पड़ा ये भी आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। मतलब सिर्फ 3 देश आते हैं बाल्टिक देशों में, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनकी स्थिति क्या है? यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बाल्टिक सागर का पूर्वी किनारा। चलिए मैप में देखते हैं ये कहाँ है। यहाँ आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप और ये है यूरोप का रीजन। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ नॉर्डिक रीजन के पास में ये एक जल राशि दिख रही होगी जहाँ मैंने मार्क किया है। ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो जाति पाई जाती है, बाल्ट्स नाम की जाति पाई जाती है, जिसके नाम पे बाल्टिक सागर नाम पड़ा और बाल्टिक सागर के नाम पे इन देशों का नाम बाल्टिक देश पड़ा। दूसरे मैप में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जूम इन में, ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी से लगी हुई 3 कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके पश्चिमी किनारे पे बाल्टिक सी के स्वीडन है, लेकिन स्वीडन मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्वीडन जो है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे और डेनमार्क ये तीनों, फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है। तो पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं बाल्टिक देशों की। तो बाल्टिक देश कौन से हो गए? बाल्टिक सी का पूर्वी किनारा, ये 3, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बहुत सरल है और आपको याद रखना चाहिए, महत्वपूर्ण भी है काफ़ी। यहाँ कलर्ड मैप में भी आप देख सकते हैं लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इनके पश्चिमी किनारे पे बाल्टिक सी है, ऊपर की ओर बाल्टिक सी है एक छोटी जल राशि जिसे गल्फ ऑफ फिनलैंड भी कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर फिनलैंड है। तो इस प्रकार से ये 3 देश हैं। अब इन तीनों देशों के बारे में आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। देखिए पहला देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तैलीन, या तलीन भी कई जगह लिखा मिलता है। इनकी मुद्रा यूज़ करते हैं यूरो, मतलब यूरोजोन का देश है, यूरोजोन में आता है, एक विकसित देश है और सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। इस देश की कुल आबादी से अधिक हर साल यहाँ पर्यटक आ जाते हैं। दोस्तों ये कुछ चुनिंदा ऐसे जो देश हैं विश्व में जिनकी कुल आबादी से ज़्यादा वहाँ हर साल टूरिस्ट विजिट करते हैं, पर्यटक आते हैं। तो ये उनमें से एक देश है एस्टोनिया। बहुत ज़्यादा यहाँ रेवेन्यू जो है पर्यटन से ही जनरेट किया जाता है। इसके अलावा एस्टोनिया OECD का सदस्य देश भी है। अब ये OECD क्या है? OECD एक आर्थिक समझौता है लगभग 35 देशों के मध्य में। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये उसका भी सदस्य है एस्टोनिया। आगे देखते हैं। आगे इस देश की आबादी काफ़ी कम है। अब इस आबादी कम होने के कुछ कारण रहे हैं, ऐतिहासिक कारण, जिसमें से एक दो मैं आपको बताता हूँ प्रमुख कारण है। एक तो पहले ये USSR का पार्ट हुआ करते थे, सोवियत संघ का भाग थे। तो तत्कालीन जब स्टालिन का शासन हुआ करता था तो तब स्टालिन ने एक नीति अपनाई थी कि यहाँ इस USSR में डेमोग्राफिकल चेंज करने की, कि जो जहाँ के मूल निवासी लोग हैं उनको वहाँ से हटाकर जो अभी करंट में रशिया है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। ताकि उससे क्या होता है कि जब किसी एक जगह पर एक ही तरह के लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ विद्रोह की संभावना बढ़ जाती है, अलग देश की मांग हो सकती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, जैसे हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी और लोगों को फोर्सफुली मजबूरी जो है दौलताबाद जाने के लिए मजबूर किया गया था। तो उसी प्रकार स्टालिन ने जो एस्टोनिया के जो लोकलाइट हैं, उनको जो बाल्ट्स हैं, उनको रशिया में शिफ्ट किया मजबूरन, और रशिया की जो स्लाव जाति होती है, स्लावों को एस्टोनिया किया। तो इस
पूरी बीच में कार्रवाई में काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों के घर बार छूट गए, कई लोगों की मौतें भी हुई। और इसके अलावा दूसरा कारण है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने, हिटलर ने रसिया पर अटैक कर दिया, तो उस टाइम भी जो है एस्टोनिया में काफ़ी मारकाट हुई, काफ़ी वहाँ की पॉपुलेशन करीबन 7% पॉपुलेशन कम हो गई, जिसमें अब अधिकतर जो है लड़ने के लिए पुरुष ही जाते हैं, मेल होते हैं, तो काफ़ी मेल चले गए, वहाँ का सेक्स रेशो डिस्टर्ब हो गया और जो प्रजनन दर है वो काफ़ी प्रभावित हुई। तो इस कारण से एस्टोनिया की आबादी जो है काफ़ी कम है। आगे देखते हैं, अगला देश है बाल्टिक देशों में लातविया। मैप में आप देख सकते हैं बीच में स्थित है दोनों के। राजधानी है रीगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रीगा याद रखना आप, लातविया की राजधानी। मुद्रा यूज़ करते हैं यूरो, ये भी यूरो जोन में है। ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध देश है। लातविया भी OECD का सदस्य है, OECD मैंने आपको बताया अभी। और एक महत्वपूर्ण, एक इंटरेस्टिंग बिंदु ये भी है कि इसे उत्तर का पेरिस भी कहा जाता है। अब चूंकि वेल डेवलप्ड और वेल सिविलाइज्ड देश है दोस्तों, और नॉर्डिक जो हमारा रीजन है उसके पास ही उससे लगा हुआ है, इसलिए इसे उत्तर का पेरिस भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आखिरी बाल्टिक देश है लिथुआनिया। ये आप उसकी भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं लिथुआनिया की। राजधानी है विल्नियस। मुद्रा यूरो, अगेन ये यूरोजोन का पार्ट है। यह यूएसएसआर से अलग हुआ पहला देश है। ये आपको यहाँ याद रखना चाहिए, जब सोवियत संघ जब विघटित हुआ है 1991 में, तो जो पहला देश आज़ाद हुआ, जिसने सबसे पहले आज़ादी ली है, वो लिथुआनिया ही था। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पोर्टेंट और क्या इंटरेस्टिंग कह सकते हैं इसको, कि इस देश की अपनी एक राष्ट्रीय सुगंध है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय फल फूल पौधे पेड़ जानवर होते हैं, वैसे ही इस देश की एक अपनी सुगंध है, जिसे सेंट ऑफ लिथुआनिया भी कहा जाता है। तो ये आप इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बाल्टिक देश कौन से हैं। ये तीनों बाल्टिक देश हैं, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, आपको याद हो गए होंगे और याद रखना चाहिए। अब इनके संबंध में आपको कुछ अन्य तथ्य बताता हूँ। देखिए, बाल्टिक देशों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कि तीनों बाल्टिक देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, नाटो के भी सदस्य हैं, और साथ ही साथ यूरोजोन में भी आते हैं। मतलब यहाँ की मुद्रा तीनों की सेम है, यूरो यूज़ करते हैं, नाटो के भी सदस्य हैं और यूरोपियन यूनियन के तो हैं ही। देखिए, अब यहाँ ये नाटो के सदस्य क्यों हैं तीनों देश, क्योंकि सीधा सीधा लॉजिक है, इनके बगल में एक रशिया है विशालकाय, जो कि साम्यवादी देश है, और कम्युनिस्टों की आप जानते हैं कि हमेशा साम्राज्य विस्तार की नीति रही है। वर्तमान में हम चाइना को जैसे देख रहे हैं, वैसे ही रशिया के डर से ये तीनों देश जो हैं नाटो के सदस्य बने हुए हैं। जैसे कुछ साल पहले हम देख सकते हैं कि यूक्रेन का जो क्रीमिया प्रदेश था, उसको रशिया ने हथिया लिया है सैन्य कार्रवाई द्वारा। तो अब इन तीनों देशों की आबादी इतनी नहीं है, विकसित जरूर हैं लेकिन सैनिक क्षमताएं भी इतनी नहीं हैं, इस कारण से नाटो के सदस्य हैं। नाटो आप जानते हैं एक रक्षा समझौता है, जिसके अंतर्गत जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से अगर किसी एक पर भी कोई अन्य देश हमला करता है, तो वो हमला जो है पूरे देशों पर माना जाता है, पूरे देश उस पर कार्रवाई करते हैं। तो यह इनका कारण है नाटो का सदस्य होने का। इसके अलावा तीनों देश विकसित हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं। और एक पॉइंट और है बाल्टिक देशों के संबंध में, कि इंडो यूरोपियन जो टर्म आती है, इंडियन से जो भारतीय संस्कृति से काफ़ी इनकी संस्कृति मिलती है, कल्चर मिलता है। जैसे भाषा की बात करें तो तीनों देशों की जो भाषा है उसमें संस्कृत का काफ़ी प्रभाव है। विशेषकर जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया में तो वहाँ की लैंग्वेज में कई वर्ड ऐसे हैं जो एज इट इज़ संस्कृत से ही गए हैं, संस्कृत के ही वर्ड लिए गए हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं इन तीनों देशों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं बाल्टिक देश से, देखते हैं बाल्कन देश कौन से हैं। अब देखिए, जैसे बाल्टिक देश याद रखे हैं कि बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे के देश, वैसे ही बाल्कन देश याद रख सकते हैं कि बाल्कन जो पेनिनसुला है, जो बाल्कन प्रायद्वीप है, उसमें जो देश हैं वो बाल्कन देश होंगे। बाल्कन या बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। बाल्कन प्रायद्वीप पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से भूमध्य सागर, आयोनियन सी, एजियन सी, और दक्षिण में मरमरा सागर और काला सागर से घिरा हुआ है। ये सारा मैं आपको मैप में समझाऊंगा, बड़े सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये है यूरोप का मैप, आप यहाँ पूरा यूरोप देख रहे हैं, यूरोप का मैप है।
इसमें ये प्रायद्वीप आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। प्रायद्वीप मतलब वह स्थल क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये आपको एक प्रायद्वीप नज़र आ रहा है, ये है बाल्कन प्रायद्वीप, और इसके अंतर्गत आने वाले देश हैं बाल्कन देश। दूसरे मैप में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये है बाल्कन पेनिनसुला और इसके अंतर्गत सभी बाल्कन देश हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है, एड्रियाटिक सी, ये है एड्रियाटिक सी। नीचे है दक्षिण पश्चिम पे आयोनियन सी, इसके नीचे यहाँ भूमध्य सागर आ जाता है, मेडिटेरियन सी। पूर्व में एजियन सी है और सुदूर पूर्व में यहाँ काला सागर है या ब्लैक सी कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में देखिए टर्की और यहाँ पर बुल्गारिया के बीच में भी थोड़ी एक जलराशि है इस्तांबुल के पास में, जिसे मरमरा सागर भी कहते हैं। आप ये टर्म याद रख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा कोस्टल एरिया है, एड्रियाटिक सी से लेके मेडिटेरियन, आयोनियन, एजियन और ब्लैक सी तक। तो काफ़ी भौगोलिक रूप से काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, आपको यह याद रखना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे टर्की दो नज़र आ रहे होंगे, एक्चुअली है एक ही, लेकिन टर्की जैसा कि आपको पता है कुछ उन देशों में से है जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं, मतलब दो द्वीपों के बीच स्थित हैं। आधा ये टर्की जो है, इतना पार्ट इसका यूरोप में है और नीचे का पार्ट इसका एशिया में है। तो टर्की का कुछ पार्ट भी जो है बाल्कन कंट्रीज़ में गिना जाता है। टर्की का जो जो यूरोप वाला जो पार्ट है इसको थेरेस बोलते हैं, और नीचे का जो है उसे एशिया वाला अनातोलिया बोलते हैं। टर्की कैपिटल है अंकारा। ये इस्तांबुल यहाँ सबसे बड़े शहरों में से एक है, लेकिन राजधानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से देश हैं बाल्कन्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है। जाग्रेब एक बहुत ही बड़ा शहर है। जब यूगोस्लाविया हुआ करता था ये पूरा देश, तब जाग्रेब इसका सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। क्रोएशिया, उसके बाद में है बोस्निया। बोस्निया के बाद में मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस जो कि काफ़ी प्राचीन शहर है, एथेंस राजधानी है इसकी। इसके अलावा मैसेडोनिया या मकदूनिया कहते हैं, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, सिकंदर महान आए थे मकदूनिया से, ये वही मैसेडोनिया है। इसके बाद कोसोवो, सर्बिया। कोसोवो का भी विवाद में रहा है कुछ दिनों से। आप मैंने सुना होगा कि सर्बिया से खुद को अलग कर दिया है कोसोवो ने और ऑटोनोमस रीजन मानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बुल्गारिया, रोमानिया और टर्की का ये थेरेस वाला एरिया। तो ये हैं बाल्कन कंट्रीज़। अब इनमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है बाल्कन्स में? सबसे बड़ी कंट्री रोमानिया है, ये आपको याद रखना है। कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बाल्कन देश में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और है, इस रीजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बहती है जो यहाँ काला सागर में आके गिरती है यहाँ से। तो आपको बताना है उस नदी का नाम कौन सी नदी है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है, जब हम बाल्टिक देश देख रहे थे तो वो सिर्फ 3 हैं, तो याद रखना बहुत आसान है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि बाल्कन्स तो बहुत सारे हैं, इनको याद कैसे रखेंगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊँ, आप इस मैप को याद रखिए, यूरोप का मैप पढ़िए, बार बार बाल्कन देखिए उसमें, और इनकी जो है कोस्टल लाइन्स याद रखिए। तो ये बहुत आसानी से और ऐसा याद होगा जो बिल्कुल कभी आप भूल ही नहीं सकते। एड्रियाटिक सी से लेके आप आयोनियन, एजियन सी, कोस्टल लाइन ध्यान में रखिए, काला सागर, और ऊपर से बस रोमानिया से स्टार्ट कीजिए और कोस्टल लाइन याद रखिए। आपके माइंड में मैप छप जाएगा, तो आप ये कभी नहीं भूल सकते कि बाल्कन में कौन कौन से देश आते हैं। बाल्कन्स में कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों, अब मुद्रा की बात करते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो यूरो जोन में है, यूरो यूज़ करते हैं, और कुछ की अपनी अलग नेशनल करेंसी है। तो आइए बताता हूँ नेशनल करेंसी वाले देश कौन कौन से हैं। एक है अल्बानिया, जिसकी मुद्रा है लेक। उसके बाद है बोस्निया, बोस्निया की मुद्रा है मार्क या कन्वर्टेबल मार्क कहा जाता है। इसके बाद है नॉर्थ मैसेडोनिया या मैसेडोनिया कहते हैं, इसकी दिनार है। इसके साथ साथ सर्बिया जो है, सर्बिया की मुद्रा भी दिनार है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपके दोनों। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टर्की, जिसकी मुद्रा है लीरा। अब इन देशों में से यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश कौन से हैं ये बताता हूँ आपको। तो पहला है इसमें बुल्गारिया, इसके बाद है ग्रीस, इसके बाद रोमानिया, सब बड़े देश हैं, आप याद रखना आसान है, और आखिरी में स्लोवाकिया। तो ये 4 देश जो हैं यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, और जो लाल सर्कल है बनाया है मैंने,
वो जो है उनकी खुद की अपनी नेशनल करेंसी है। अब दोस्तों अगर बाल्कन देशों की तुलना हम बाल्टिक देशों से करते हैं तो निश्चित रूप से ये देश इतने सक्षम नहीं है, इतने विकसित नहीं है। हालांकि ऑल ओवर देखा जाए तो ये भी सब एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन बाल्टिक की तुलना में उनसे कुछ पीछे हैं। जो एसडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उनमें भी इन देशों का नंबर बाल्टिक देशों के काफ़ी बाद आता है। कारण उसके बहुत सारे हैं, ऐतिहासिक कारण हैं कई बार आक्रमण हुए हैं, कई साम्राज्यों ने यहाँ राज किया है, जैसे हंगेरियन हो या फिर उस्मानी या ऑटोमन एम्पायर रहा हो। इसके बाद में यूएसएसआर भी रहा, यूगोस्लाविया भी बना इसके बीच, इन देशों के मध्य में। फिर यूगोस्लाविया टूटा, तो काफ़ी संघर्ष का दौर बीता है इन देशों के बीच में। इसलिए बाल्टिक देशों से कुछ पीछे इनको हम मान सकते हैं। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा बाल्टिक देश क्या होते हैं और बाल्कन देश क्या होते हैं। और इनसे जुड़े प्रश्न अगर पूछे जाते हैं आपसे तो आप निश्चित ही हल कर पाएंगे। तो आज के लिए यह है एंड इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।